हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम प्राचीन भारत कर रहे थे, तो हमने इसमें 2 लेक्चर दिए थे, तथागत महात्मा बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों आज हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय इतिहास। बहुत से इतिहासकार आए हैं, हमारे वेद है, पुराण है, हमारे ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जैन धर्म के ग्रंथ है। इन सभी में भारतवर्ष के बारे में एक अलग पहचान है कि भारतवर्ष कैसा था, इसका इतिहास कैसा था। तो दोस्तों आज हम जो हमारा इतिहास था, प्राचीन इतिहास था, उसके बारे में हम जानेंगे कि भारत का वर्णन कहाँ कहाँ और कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों में, पुराणों में, महाकाव्यों में, और जितने भी भारत के इतिहास में जितने भी बाहर से हमारे इतिहासकार आए हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, तो हम ये सब बातें अपने भारत के इतिहास में पूरा वर्णन करेंगे। तो दोस्तों हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं भारतवर्ष। तो दोस्तों मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष और भारत का इतिहास कैसा है। जो हमारा उत्तर से लेकर हिमालय पहाड़ों से लेकर समुद्र तक जो हमारा महाद्वीप उपमहाद्वीप फैला है वो हमारा भारतवर्ष कहलाता है। और यहाँ के महापुराणों और महाकाव्यों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाता है, भरत की संतान। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको भरत की संतान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों और इसके अलावा जो हमारे यूनानी थे, जो हमारे यानी कि बाहर से आए थे हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर भारत को इंडिया के रूप में जाना जाता है, इंडिया कहा है। और जो हमारे मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने भारत को हिंदुस्तान के रूप में कहा गया है। तो दोस्तों हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारत का इतिहास। जो हमारा भारतवर्ष है वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, जिसको हम भारतवर्ष के रूप में जानते हैं, और भारत को पुराणों व वेदों व महाकाव्यों में भारतवर्ष व भारत का देश के रूप में जाना जाता है। और जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको हम भारत की संतान कहते हैं। तो यूनानियों द्वारा हमारे भारत को इंडिया के रूप में जाना जाता है, और वहीं पर जो मुस्लिम इतिहासकार हैं हमारे उन्होंने हमारे भारत को हिंदुस्तान के रूप में कहा है। हिंदुस्तान उन्होंने नाम दिया है। जो हमारे मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने हिंदुस्तान कहा है हमारे भारत को। अब हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने वर्णों में बांटा है, क्योंकि भारतीय इतिहास अलग अलग स्थिति में अलग अलग, जैसे कि हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, उसके बाद हमारा मध्यकालीन, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। जो हमारा फर्स्ट नंबर पर रहेगा वो रहेगा हमारा
प्राचीन इतिहास। और जो सेकंड नंबर पर रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा मध्यकालीन इतिहास। और जो थर्ड नंबर पर हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा आधुनिक मॉडर्न आधुनिक इतिहास। तो हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा रहेगा प्राचीन इतिहास, दूसरे नंबर पर रहेगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे नंबर पर रहेगा आधुनिक इतिहास। तो अब हम जो हमारा इतिहास है, हम चर्चा करेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है प्राचीन इतिहास, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आधुनिक इतिहास की। तो जो हमारा टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा हमारा प्राचीन। जो हमारा भारत का इतिहास है वो हमारे धर्म ग्रंथों व ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी के अनुसार हमको पता लगता है कि हमारा भारत का इतिहास है वो इस प्रकार है। क्योंकि जो हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह है हमारा वेद, जिसमें सर्वप्रथम हमको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो इसके संकलन करता, यानी कि मान लें इसको एक किताब के रूप में देने वाले हमारे जो शख्स हैं, महर्षि कृष्ण देव यापन वेदव्यास जी को कहा जाता है। और इसके बाद जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनको हमने 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में। जो हमारा फर्स्ट नंबर पर रहेगा वो हमारा ऋग्वेद, और सेकंड पे रहेगा यजुर्वेद, और तीसरे पे रहेगा अथर्ववेद, और चौथे पे रहेगा हमारा सामवेद। तो ये वेद हमें 4 प्रकार के वेद मिलते हैं जिनमें हमारे भारतीय इतिहास का वर्णन है। तो हमारे वेद हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो जो भी हमारे इन 4 वेदों को हम संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता, जो ये 4 वेद हैं इनको संहिता के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा आज हम जो करेंगे वो रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले 10 मंडल और 1028 सूक्त व 10,462 ऋचाएं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऋचाओं को क्रमबद्ध तरीके से समेटने वाला या संकलन करता को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें हमको 10 मंडल, 1028 सूतक व 10,462 ऋचाएं हमको देखने को मिलती है। तो जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम हुर्त के नाम से जानते हैं, हुर्त के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद में हमारे भारत के प्राचीन इतिहास व राजनीतिक प्रणाली इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित हमारे 10वें मंडल में, नहीं, तीसरे मंडल में हमारा प्रसिद्ध
गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हमारा गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। और इसके बाद हमारे 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है, जो हमारा 8वां मंडल है। 8वां मंडल, इसमें हस्तलिखित, यानी कि मान लो हाथ के द्वारा लिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। और जो इसके बाद हमारा मंडल रहेगा वो हमारा रहेगा 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूतक का वर्णन है, जिसमें भारतीय समाज को 4 भागों में बांटा है। जो हमारा फर्स्ट नंबर पर रहेगा ब्राह्मण, और दूसरे पे रहेगा हमारा क्षत्रिय, और तीसरे पे रहेगा हमारा वैश्य, वे चौथे पे रहेगा हमारा शूद्र वर्ण। तो जो हमारा फर्स्ट है ब्राह्मण, ये है ऊंचा कुल, जैसे मंदिरों में पाठ पूजा करना और राज्य व्यवस्था संभालना। जो क्षत्रिय है वो हमारा ये है क्षत्रिय, जैसे कि राजपूत, जैसे जिन्होंने यहाँ के महाराजा और राजाओं ने राज किया है। उसके बाद जो आता है हमारा वैश्य, जो कि बनिया होते हैं, जो व्यापार के लिए बने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा शूद्र वर्ण, जो इस वर्ण को दास वर्ण भी कहते हैं। जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं उनको शूद्र वर्ण कहते हैं। तो ये जो वर्ण है, इसके बाद जो हमारा ऋग्वेद में 250 रचनाएं इंद्र देव के लिए और 200 रचनाएं हमारी अग्नि देव के लिए, ये रचनाएं हमारी ऋग्वेद में मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ऋग्वेद समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूं कि आपको भारत के इतिहास जानने में जो ये हमारा लेक्चर है, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।